केमिकल इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करते हैं। हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन तो पता है। डिफिनीशन ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स equal to the rate of the backward reaction so that concentration of reactants and products remain constant with time। मतलब जैसे ए रेट ऑफ रिएक्शन है और एक टाइम है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है एक पॉइंट पे जाके सेम हो जा रही है। मतलब यह इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो ए रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट जो है ए किसका है, ए रिएक्टेंट है और ए प्रोडक्ट है। क्यों कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए और बी बन रहा है, तो इसमें ए जो है इसका शुरुआत में तो 1 मोल है और इसका 0 मोल है, लेकिन जब रिएक्शन शुरू हो जाती है तो 1 मोल से इसकी अमाउंट जो है घटनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगी रेट ऑफ द रिएक्शन भी घटती जाएगी। ठीक है, तो एक कंसंट्रेशन इतना घटेगा और रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा कि इससे बी के बनने की दर और बी से ए के बनने की दर बराबर हो जाएगी। तो यहाँ 0 था, जैसे ए शुरुआत में 1 मोल था और बी 0 मोल था। तो जब रिएक्शन शुरू में थी तो ए 0 थी, मतलब इसका अमाउंट यहाँ पे 0 था, रेट ऑफ रिएक्शन जो थी 0 थी। जैसे जैसे कुछ इसका अमाउंट 0 से बढ़ना शुरू हुआ तो इसका रेट भी, जैसे कंसंट्रेशन इसका जैसे जैसे बढ़ेगा बी का, तो इसकी अमाउंट, इसका रेट भी बढ़ेगा। और ये रेट कहाँ तक बढ़ेगा, जहाँ तक इसके जो ए से बी के बनने की दर है और बी से ए के बनने की दर है बराबर ना हो जाए। तो रेट में ऐसे ऐसे ग्राफ मिलेगा आपको, इस तरह से ग्राफ मिलेगा। तो दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसी का अगर हम कंसंट्रेशन ग्राफ देखें तो हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इनिशियली जो है ए की कंसंट्रेशन 1 मोल मान लीजिए है, तो मान लीजिए यहीं कहीं पे थी। अब जैसे रिएक्शन शुरू हुई तो ए की अमाउंट धीरे धीरे घटती गई, घटती गई, घटती गई, घटती गई और पूरा यहाँ तक घटी। और साथ ही साथ जैसे बी भी है, बी भी डिकम्पोज होकर के ए बना रहा है, तो बी की अमाउंट भी धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और इसका इसी हिसाब से इसका रेट भी बढ़ता गया। और कंसंट्रेशन कहाँ तक बढ़ेगी, उस पॉइंट तक जहाँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए रेट ऑफ मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ बी मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो उस पॉइंट तक ए बी की कंसंट्रेशन कहाँ तक बढ़ेगी, जब तक कि रेट इसका और ए से इसके बनने का रेट बराबर ना हो जाए। मतलब ए से बी के बनने की दर और बी से ए के बनने की दर जब तक बराबर ना हो जाती है तब तक ए की कंसंट्रेशन घटती है और बी की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो कंसंट्रेशन अगर टाइम में ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से ग्राफ हमको मिलता है। तो रेट का ग्राफ इस तरह से मिलता है और कंसंट्रेशन का इस तरह से। कंसंट्रेशन का क्यों इस तरह से मिला, क्योंकि ए यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि ए शुरुआत में एक ए ही था, 1 मोल जैसे मान लीजिए। धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन जैसे रिएक्शन शुरू हुई, मतलब बी बनना जैसे जैसे शुरू हुआ तो इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटती जाएगी, घटती जाएगी और एक पॉइंट तक घटेगी। उसके बाद सीधे जो है ए एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली बी की जो डिकम्पोजिशन रेट है, डिकम्पोजिशन की रेट है, मतलब बी से ए के बनने की जो रेट है, मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस कंडीशन में क्या होगा कि बी की कंसंट्रेशन पहले बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कहाँ तक बढ़ेगी, जब तक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो जाती। उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी नहीं, ए एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम पे हम देख रहे हैं क्या कंडीशन आ रही है
कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो रहा है, DCA, मतलब जो इसकी ए की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाती है, और जो बी की कंसंट्रेशन है, ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, इसी तरह से इक्विलिब्रियम पे बी की भी कंसंट्रेशन जो है बढ़ने की दर जो थी वो भी कांस्टेंट हो गई, मतलब कंसंट्रेशन इसका चेंज नहीं, कंसंट्रेशन एकदम कांस्टेंट हो गया। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे आपकी कंसंट्रेशन हो गई और कलर हो गया, डेंसिटी हो गई, एक इक्विलिब्रियम अचीव होने पे एक कांस्टेंट हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गई, इसका मतलब ए और बी से जैसे रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ए और बी की अमाउंट दोनों सेम हो गई, कि कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, ऐसा नहीं होता है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर वो अलग केस है, इस पर मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पे केवल रेट ऑफ रिएक्शन सेम होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन के वैल्यू। के की वैल्यू के अनुसार अगर के की वैल्यू 1 है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। इस पर एक मैं आपको प्रॉब्लम दे देता हूँ, आप इस पर सॉल्व करिएगा इसको। कि आया जैसे कि इफ़ के इक्वल टू n, k इक्वल टू 1, डज इट ऑलवेज मीन दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू दोज ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का मतलब है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर k किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की वैल्यू 1 है, तो क्या इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा की कंसंट्रेशन जो है हमेशा बराबर होगी? इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो हम आगे और चीज़ डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं इस पॉइंट पे कि सबसे बड़ी बात, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब RF इक्वल टू RB, मतलब कोई रिएक्शन A प्लस B है तो और C प्लस D बना रही है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब A B से CD बनने की रेट और C और D से A और B बनने की रेट जो है बराबर हो जाएगी। मीन्स एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम का। दूसरी बात है, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। मैंने बता दिया कि इक्विलिब्रियम में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो रिएक्टेंट है और उसका प्रोडक्ट है, इनकी कंसंट्रेशन जो है अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो चेंज नहीं होती इक्विलिब्रियम पे। मीन्स जैसे कोई रिएक्शन A प्लस B है और C और D बना रही है, तो एट इक्विलिब्रियम पे A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन, C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। मतलब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ जो ऑल रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फिर तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विलिब्रियम पे कि तीसरी नहीं है, मतलब इसी में है कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट बट दे आर नॉट नेसेसरी इक्वल, वन कैन बी मच हायर देन द अदर डिपेंडिंग ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा कि एट इक्विलिब्रियम पे जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और दूसरी बात है कि अगर कोई रिएक्शन A प्लस बी रिएक्टेंट की तरह है और C प्लस D के प्रोडक्ट है, तो A और B की कंसंट्रेशन और C और D की कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होती। और अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं इसके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे।
थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं कि केमिकल है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर बिकॉज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड एट इक्वल रेट although there is no net change in concentration the reaction never stop therefore equilibrium is described as dynamic rather than static मतलब कोई जैसे रिएक्शन हो रही है A प्लस बी और C प्लस डी तो ये रिएक्शन रुक नहीं गई है A से B के बनने का रेट A और B से C प्लस डी C और D बनने का रेट और C और D से A और B के बनने का रेट बराबर है रिएक्शन रुकी नहीं है A डायनेमिक है चल रही है तो A स्टैटिक नहीं है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कि इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी रीच्ड इन क्लोज सिस्टम इन क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर विथ सराउंडिंग ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्लोज सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अचीव्ड इन ए क्लोज सिस्टम एज दिस ensured that no reactant and product escape allowing the forward and backward reaction rate to eventually become equal मतलब अगर ओपन वेसल में रिएक्शन होगी तो कहाँ बैकवर्ड रिएक्शन होगा एकदम वन डायरेक्शन में रिएक्शन होगी मतलब अगर हाइड्रोजन और आयोडीन को मिला दिया जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा अगर हाइड्रोजन आयोडाइड निकलता जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड से H2 और I2 कहाँ से बनेगा मतलब ये इक्विलिब्रियम सबसे बड़ी बात तभी पॉसिबल है जब कोई रिएक्शन क्लोज वेसल में हो तो क्लोज सिस्टम में हो तो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल तो मान लीजिए क्लोज सिस्टम तो है ही एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है क्या आइसोलेटेड सिस्टम में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। फिर पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विलिब्रियम का कि एट इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर प्रेशर एंड डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट तो इक्विलिब्रियम पे जो है आपका अगर पहले घटेगा बढ़ेगा ये सब अगर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा तो लेकिन अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो ये आपका कलर प्रेशर डेंसिटी और पीएच भी समय के साथ चेंज नहीं होगा। छठा कैरेक्टरिस्टिक है The state of equilibrium is independent of direction of the reaction. It can be achieved by starting from either the reactant side or the product side. That is, the same equilibrium state is reached whether we start with reactant or product. अब जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है सेम टेम्परेचर पे हमने क्या किया ए इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा था फिर हमने इस वेसल में क्लोज्ड वेसल में क्या किया कि हाइड्रोजन और आयोडीन ऐड कर दिया तो कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि जो इसका जो रेशियो है HI2/H2/I ये भी इसका भी कुछ वैल्यू आया फिर हमने क्या किया कुछ देर बाद जो है सेम वेसल में जो है हमने हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करने के बाद भी हम कुछ देखेंगे कि टेम्परेचर सेम है तो हम देखेंगे कि HI2/H2/I2 का जो रेशियो है ये भी सेम है मतलब the final ratio of HI2/H2 into I2 will be same in both flask. Value of K will remain constant at same temperature. K की वैल्यू जो होती है टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है तो हम देख रहे हैं कि रिएक्शन जो है किधर से भी शुरू की जाए रिएक्टेंट साइड से या प्रोडक्ट साइड से जो है जो आपका इक्विलिब्रियम है इक्विलिब्रियम जो है इफेक्ट नहीं हो रहा है। फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक इसकी है इक्विलिब्रियम K की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इट चेंज ओनली विद टेम्परेचर तो K की वैल्यू केवल जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ये जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे जो है नहीं डिपेंड करती है। दूसरी बात K की वैल्यू जो है कैसे चेंज होती है आपका क्या कहते हैं उसको कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है तो इस पर कैटलिस्ट का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके जाने के पहले एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जिसे आप लोग सॉल्व करिए। ए जैसे मान लीजिए दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट्स द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन N2 + 3H2 फॉर्म्स अमोनिया फर्स्ट ग्राफ इज दिस। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन ज़्यादा है ऊपर है फिर
उसके नीचे अमोनिया है, फिर नाइट्रोजन है। दूसरा ग्राफ इस तरह से है, इसमें NH3 ऊपर है, फिर H2 नीचे है, फिर N2 है। तीसरा ग्राफ ए, इसमें NH3 ऊपर है, N2 है, उसके नीचे फिर H2 है। और चौथा ग्राफ N2 ऊपर है, NH3 ऊपर है, फिर उसके बाद H2 है। तो एक कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो इसमें से कौन सा ग्राफ सही है आप बताइए।